हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2023-2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं बच्चों, ये कुछ ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए हैं ताकि आप लोग जो हैं अगर इनको पढ़कर नहीं जाओगे एग्जाम में तो नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे पहले आ जाते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि कौन सा चैप्टर से है, जो कि है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से। तो यार इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कैसे किया गया है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं रिजर्व्ड, एक होते हैं प्रोटेक्टेड, एक होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट हमेशा हमारा वो वाला फॉरेस्ट एरिया होता है जहां पर सबसे वैल्यूएबल मटेरियल पाया जाता है ना। तो देखो, more than half of the total forest land has been declared as reserve forest. The conserved forest wildlife resources are regarded as the most valuable. जो भी हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो कि सबसे ज्यादा हमारे कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल माने जाते हैं कि इनको हम किसी भी हालत में खो नहीं सकते। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। हमारे टोटल फॉरेस्ट एरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया है क्योंकि वहां पर बहुत वैल्यूएबल मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, तो वहां हम डिप्लीशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि अब यहां पर और ज्यादा शोषण नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत शोषण हो रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। आगे और चलकर डिप्लीशन नहीं कर सकते क्योंकि पहले से काफी नुकसान हो गया है इस फॉरेस्ट एरिया में, लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट करा होगा, बट अब और ज्यादा डिप्लीशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एंड दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर एरिया इज डिक्लेयर्ड एज दी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। ऑलराइट बच्चों, तो ये हम देखते हैं 1/3 हिस्सा जो है इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, 50% से ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया और जो बाकी बचा एरिया जो कि फॉरेस्ट और वेस्टलैंड है, गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज को जो बिलोंग करते हैं वो हो गए हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया का हिस्सा। ये चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं बट ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक और लाइन मेंशन कर सकते हैं कि जब रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला दिया जाता है तो वो क्या बनते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, कि जब रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला दिया जाता है एरिया को तो इस एरिया को क्या बोला जाता है। ठीक है, चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज टू कंजर्व देयर ओन नेचुरल हैबिटेट्स इन इंडिया। तो बच्चों यहां पर बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर, कि कम्युनिटी जो समुदाय हैं उन्होंने क्या रोल निभाया है कंजर्व करने में हमारे इन्वायरमेंट को। ऑलराइट, तो बेसिकली यहां पर हमको कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करनी है। तो यहां पर देखिए क्योंकि डिफरेंट के बारे में पूछा है, यहाँ पे मैंने आपको 3 बताई हैं, आप बाकी भी अपने से जोड़ सकते हो। सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। कहां पर है ये? राजस्थान में है। यहाँ पे विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे देमसेल्व्स प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट्स। तो बेसिकली यार यहाँ पे जो गांव वाले थे उन्होंने सहारा लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का और उन्होंने बोला कि इस पूरे इलाके में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हम माइनिंग नहीं होने देंगे क्योंकि माइनिंग से जो हैबिटेट है ना वो डिस्ट्रॉय होता है हमारे एनिमल्स का, प्लस प्रकृति खराब भी होती है। तो उन्होंने माइनिंग को रोका है, किसका सहारा लेकर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा लेकर। सो दे हैव डेफिनेटली प्लेड अ रोल इन कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। दूसरी चीज हम देखते हैं विलेजर्स इन दी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब अलवर जो यहाँ पर जिला है राजस्थान का, यहाँ पर क्या हुआ है, दे हैव डिक्लेयर्ड 1200 hectares of the forest as Bhairodev Dakav sanctuary and they also do not allow any hunting in this area. तो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है, 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया का भैरवदेव दाकव सॉन्चुरी का मतलब है सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है और यहाँ पर जो है हंटिंग यानी कि शिकार को अलाउ नहीं किया जाने देता, शिकार नहीं कर सकते यहाँ पे। साथ ही में चिपको मूवमेंट के बारे में हर कोई जानता है जो कि हमारे हिमालयाज में हुई थी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। और यहाँ पर भी लोग जो है चिपक गए थे पेड़ों के साथ में कि हम इन्हें कटने नहीं देंगे, तो कम्युनिटी ने एक बहुत अहम रोल प्ले करा था यहाँ पर भी इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का। ऑल राइट, तो चलिए
ये भी हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से ही क्वेश्चन था। और बच्चों एक और क्वेश्चन है इसी सेम चैप्टर से, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे कि सरकार ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा लिया है। सबसे पहला देखिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज टू अप प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमारी जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने दोनों ने ही मिलकर नेचुरल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज को एस्टैब्लिश करा है। साथ ही में प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट्स को भी उठाया गया है, इंप्लीमेंट करा गया है, जहां पर बच्चों किसी स्पेसिफिक एनिमल पे फोकस करके आप उसको कंजर्व करने की बात करो। प्रोजेक्ट टाइगर का एसेंशियली मतलब है कि हम टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी प्रोजेक्ट्स भी उठाए गए जहां पे हम किसी स्पेसिफिक एनिमल जो कि एंडेंजर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करा गया था विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग दी हैबिटेट्स। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करा गया है, बहुत से प्रोविजंस करे गए ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स यानी कि जो एक जानवर का एरिया है ना, जो वाइल्ड लाइफ का एक नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल लिविंग एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। साथ ही में द स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting their trade in wildlife. So what we have seen here is कि steps जो हैं वो लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं कि जो बची कुची जनसंख्या है हमारे endangered species की। endangered species कौन से होते हैं बच्चों? वैसे ना पहले ये जो अलग अलग टाइप के स्पीसीज होते हैं, रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये सब पढ़ाए जाते थे। बट अब ना ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इसको हटा दिया गया, अब ये नहीं पढ़ाया जाता है, नॉट एनी मोर। बट इसको एक समय पे पढ़ाया भी जाता था। बट अभी के लिए समझ लो इतना कि एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं हु आर अंडर द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त होने के खतरे पे हैं, आगे आने वाले समय में विलुप्त हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन पे खतरा बना हुआ है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम रह गई है। इस वजह से खतरा है कि वो आगे आने वाले समय में अगर उन्हें अभी कंजर्व नहीं करा गया तो दे विल गो एक्सटिंक्ट। ऑलराइट, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए हंटिंग को, उन एंडेंजर्ड स्पीसीज की हंटिंग पर बैन लगाया गया है, उनके हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है, कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट करा गया है। और साथ ही में उनका जो ट्रेड होता है बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स का ट्रेड होता है, उनके दांतों का, उनके खाल का, तो उस ट्रेड को भी यहां पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करा गया है। ठीक है, तो ये सारे कदम उठाए गए हैं हमारी सरकार द्वारा हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर। सो लेट मी ऑल्सो राइट कि ये चैप्टर जो है दिस इज डेफिनेटली एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, two major beverage crops grown in India, describe their growing areas. This is a question of 2019 एंड बच्चों मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एग्रीकल्चर चैप्टर के अंदर आपकी जो बेवरेज क्रॉप्स है, टी एंड कॉफी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि मेजर क्रॉप्स में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टी और कॉफी को अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में भी बन सकते हैं, उन पे क्वेश्चंस जो है शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में भी बन सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि टी क्रॉप और कॉफी क्रॉप दोनों ही हमारे बेवरेज क्रॉप्स हैं, यानी कि पीने के लिए हम इन्हें उगाते हैं, खाते थोड़ी है, चाय को खा थोड़ी लेते हो, ठीक है, कुछ सब्जी थोड़ी है चाय, है ना, हम उसको पीते हैं, कॉफी को भी हम पीते हैं, तो इट इज अ बेवरेज क्रॉप। नाउ टी ग्रोइंग एरियाज और कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करनी है तो चाय कहां पर उगती है, सभी को पता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, और कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो इनके एरियाज को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है, बट आप जो है बच्चों इनकी ग्रोइंग एरियाज, अगर थोड़ा और लंबा क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का आ गया, तो थोड़ा बहुत चाय के बारे में आप और लिख सकते हो कि उसको कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है, उसको जो है किस टाइप का सॉइल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर अगेन फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पूछा जा रहा है, सजेस्ट द इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बच्चों हम सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब का प्रोडक्शन वहां पर आता नहीं है। सो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि जब इतनी सारी जनसंख्या एक एक्टिविटी
पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे कि एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने की कोशिश करी जाती है, तो यहां पर उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लेकर आई थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव लेकर आई थी एग्रीकल्चर में, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जा सके 60s और 70s में। 60s और 70s याद रखना बच्चों की टाइमलाइन याद रखना कि सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट द्वारा 60s 70s में लाए गए थे, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन लाई गई थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, HYV सीड्स को इसने इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन HYV सीड्स के अगर आपको इस्तेमाल करके खेती करनी है तो आपको उसके साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी चाहिए। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई उतना अमीर नहीं है। तो सिर्फ जो अमीर किसान थे, जो कि हमारे हम बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, जो अमीर किसान थे, सिर्फ वही इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाए हैं, सिर्फ वही इसको यूज करके अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए हैं। दैट इज द रीजन कि गवर्नमेंट ये रिफॉर्म्स तो लेकर आई थी, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स है हम लोग देखते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन जो था ना डेवलपमेंट का, वो कुछ ही एरियाज तक लिमिटेड रहा, सीमित रहा। कुछ ही एरियाज तक ही इन टेक्नोलॉजीज के आने से या इन चेंजेस के आने से डेवलपमेंट एक लिमिटेड एरिया तक रहती है, बाकी एरियाज डेवलप नहीं हो पाए थे। ऑलराइट, आगे देखो, आगे क्या है। फिर जो है 80s और 90s में हम लोग देखते हैं कि एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको लागू करा जाता है, इनिशिएट करा जाता है, जहां पे दोनों ही टाइप के रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रिफॉर्म्स है, लेट अस ऑल्सो लुक एट इट। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज। तो सबसे पहले आता है क्रॉप इंश्योरेंस का रिफॉर्म। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब है कि एक तरीके से बच्चों, अब किसान जब खेती करता है, वो ना उसको ये नहीं पता होता कि कल को मेरी फसल खराब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर इन द मिडस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जब आप खेती कर रहे हो। ठीक है, अब रिस्क इन्वॉल्व है, कल को हो सकता है बाढ़ आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, आग लग जाए, है ना, कोई बीमारी लग जाए क्रॉप्स को, तो उस चक्कर में आपका क्रॉप खराब हो जाएगा, तो ऐसे तो फसल खराब हो जाएगी और आप कुछ कमाई भी नहीं कर पाओगे। तो ये काफी रिस्क रहता है, और कोई फार्मर सब अमीर तो है नहीं इतने, है ना, कि उस उभर पाए उस चीज से। तो इस वजह से क्रॉप इंश्योरेंस दी जा रही है ऐसी सब प्राकृतिक आपदाओं के अगेंस्ट, कि अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो एटलीस्ट यू कैन गेट योर मनी बैक। ऑलराइट, नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक्स। ग्रामीण बैंक्स को एस्टैब्लिश करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, बैंक्स हैं, इन सबको लेकर आना ताकि फार्मर्स को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सके। आप सभी को पता है कि फार्मर जो है बच्चों, वो इस दिक्कत में रहता है कि उसको जो लोन है हमेशा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लेना पड़ता है, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है, और फिर उस लोन को चुकता करने में फार्मर का खून पसीना बह जाता है, वो डेट ट्रैप में पड़ जाता है। तो इसी दिक्कत से फार्मर को बाहर निकालने के लिए ग्रामीण बैंक्स को एस्टैब्लिश करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर आना, बैंक्स को लेकर आना, ताकि जो हमारा फार्मर है वो भी एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सके और वो भी एक कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सके। ये कोशिश की जा रही है, ठीक है, ताकि कॉस्ट जो है उसको कम पड़े और वो रीपे जो है आसानी से उस लोन को कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी कुछ ऐसी कोशिश है कम इंटरेस्ट रेट पे लोन वाली। उसके बाद स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करेगा रेडियो पे, टेलीविजन पे, जहां पर फार्मर को जो है वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन रहे कि कैसा जो है मौसम होने वाला है, क्या बदल सकता है, क्या नहीं बदल सकता। तो उसके लिए रेडियो और टेलीविजन पे, टीवी पे ये चीजें चालू करी गई, और साथ ही में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी के बारे में सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे एसएसटी का स्टूडेंट है, कि एमएसपी का क्या मतलब होता है बच्चों। वैसे तो हम ज्यादातर एमएसपी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर एमएसपी की बात करेगी। एमएसपी मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऐसा प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है फार्मर्स के लिए, कि हम मिनिमम इतने प्राइस पे तो आपकी जो फसल है उसको, क्रॉप को खरीद ही लेंगे, कि मिनिमम सेट करते हैं कि 20 रुपए प्रति किलो, तो 20 रुपए में तो खरीद ही लेंगे, गारंटी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, एमएसपी के तौर पे। चलो, तो ये सारे चेंजेस लाए गए थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कोई भी एक स्टेपल क्रॉप बताओ इंडिया का, एंड रीजन जहां पर वो प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर वो उगाया जाता है, जहां पर उसकी खेती की जाती है। यार अब यहाँ पे स्टेपल क्रॉप लिखा है, पर्टिकुलरली किसी क्रॉप को मेंशन नहीं करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से हमारे क्रॉप स्टेपल क्रॉप होते हैं। स्टेपल का मतलब है जो लोग डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, उनकी डाइट का एक नॉर्मल हिस्सा है, रूटीन का एक नॉर्मल हिस्सा है। तो बेसिकली दो क्रॉप्स हैं जिनको आप स्टेपल क्रॉप में लिख सकते हो, या तो राइस लिख दो, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है वहां पे राइस एक स्टेपल क्रॉप है, नहीं तो आप व्हीट के बारे में भी लिख सकते हो, गेहूं के बारे में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे राइस के बारे में लिखा है कि राइस एक बहुत मेजर स्टेपल क्रॉप है इंडिया का, इट्स अ मेजर स्टेपल क्रॉप,
एंड इन रीजन्स में राइस जो है उगाया जाता है। 4 रीजन्स है बच्चों राइस उगाने के मेन एरियाज, ठीक है, मेजर एरियाज जहां राइस को ग्रो करा जाता है। नॉर्थ के प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स पे ग्रो करा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रो करा जाता है, कोस्टल एरियाज जो समुद्री तट के किनारे होते हैं वहां ग्रो करा जाता है, और जो डेल्टाइक रीजन होते हैं, जो डेल्टा वाला रीजन होता है ना, जहां नदी जाके मिलती है समुद्र से, ऐसे डेल्टा सा बनाती है, बहुत पानी होता है ना डेल्टा वाले रीजन में, तो वहां पर भी चावल की खेती होती है। कोस्टल एरियाज, डेल्टा रीजन जोड़ सकते हो आपस में साथ साथ। और सभी को पता है कि ऑब्वियसली नदर्न प्लेन्स में भी खेती होती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा खेती होती है, तो वहां तो स्टेपल क्रॉप ही है, ठीक है। तो ये 4 रीजन अच्छे से याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑल राइट, अगेन बच्चों ये क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर, लेट अस लुक एट इट। ये 2012 का भी क्वेश्चन है, तो दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेट अस लुक एट इट। Name one type of the agriculture which falls in the category of plantation agriculture and write the main characteristics of this type of agriculture. Basically यहाँ ना थोड़ा क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछ रखा है। One type of agriculture which falls under plantation agriculture नहीं होगा, one type of agriculture that falls under commercial farming. Commercial farming की कैटेगरी की बात करी होगी, और कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में क्या आता है? कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में आता है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो कि उसी का ही एक प्रकार है। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस टाइप के एग्रीकल्चर के, चलिए बताते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बच्चों एक सिंगल टाइप का क्रॉप, कोई भी एक क्रॉप जो है एक बहुत बड़े एरिया में उसकी खेती करी जाती है, एक ही क्रॉप की। तो बहुत बड़ा एस्टेट है, उस लार्ज एस्टेट पे बस एक ही क्रॉप उगाया गया है, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लार्ज एस्टेट्स पे कैरी किया जाएगा, कैपिटल इंटेंसिव होगा, ठीक है। सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, इट इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है इस टाइप की फार्मिंग पर। साथ ही में माइग्रेंट लेबर का इस्तेमाल करा जाता है। माइग्रेंट लेबर मतलब दूर दराज के एरिया से लेबर को भी लाया जाता है इस टाइप के एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए। Along with that, plantation has an interface of agriculture industry. All the produce is used as raw material in the respective industry. Processing जो है ना इसकी, वो भी पास ही में हो जाती है। जैसे आप चाय उगा रहे हो प्लांटेशन में, तो उसकी इंडस्ट्री भी पास ही में खोल लेंगे ताकि फ्रेश तरीके से चाय जो है वो प्रोसेस भी हो जाए। खेत के पास ही इंडस्ट्री भी खोल लेते हैं, तो एक नेटवर्क रहता है आपके प्लांटेशन एरिया से इंडस्ट्री तक, और फिर इंडस्ट्री से मार्केट तक। तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, ताकि आपका जो प्रोड्यूस है फ्रेश बन भी जाए और मार्केट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। प्रोडक्शन जो है मेनली मार्केट के लिए होती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर ही है ना एक तरीके से, कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल एग्रीकल्चर है। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का होता है, जो कि प्लांटेशन एरियाज, इंडस्ट्रीज और मार्केट्स को कनेक्ट करे। तो इसी से ही प्लांटेशन की डेवलपमेंट होती है। अच्छे से प्लांटेशन एग्रीकल्चर को पढ़ लीजिएगा, और ये चीज जरूर याद रखिएगा कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर चैप्टर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों मैंने हमेशा ये चीज नोटिस करी है कि एग्रीकल्चर चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस। अब यार यहाँ पे ना डिफरेंस को तो हम बहुत सारा डिफरेंस लिख सकते हैं, ऑल्दो दोनों टाइप की फार्मिंग एक सबसिस्टेंस के लिए, गुजारे के लिए करी जा रही हैं, बट फिर भी डिफरेंट है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है पुराने तौर तरीकों से जो फार्मिंग करी जाती है। तो हम लोग देखते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस करी जाएगी। यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो जो नेचुरल क्लाइमेट है उसी पे निर्भर रहेंगे। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, पुरानी इक्विपमेंट का यूज होगा। फैमिली या फिर नेबरहुड की जो लेबर है उसका इस्तेमाल होगा। सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंडेंट रहेंगे, पुराने टूल्स को यूज करेंगे। बारिश से ही इरिगेशन मिलेगा हमारी फसल को, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। बट इंटेंसिव सबसिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है, ये उन एरियाज में प्रैक्टिस करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर का मतलब बच्चों आपको बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सभी का पेट भरना है, दैट इज वाई फसल बहुत ज्यादा उगानी है। अब फसल क्योंकि ज्यादा उगानी है, इस वजह से ज्यादा हमें हाई डोजेस जो है केमिकल इनपुट्स, बायोकेमिकल इनपुट्स के और इरिगेशन के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके इस वजह से, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर पुराने तौर तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेसिक एक डिफरेंस लिख दोगे आप। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अब जो क्वेश्चन आया है ये 2023 के बोर्ड एग्जाम से आया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्रीज। तो ये बच्चों पता होनी चाहिए आपको बात, अगर नहीं भी पता है तो अब जान लो, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सबसे पहली चीज क्या करते हैं, दे हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। इट आल्सो हेल्प्स पीपल प्रोवाइडिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। तो बेसिकली बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो आपके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करती हैं। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में कैसे मदद करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स बनेंगे, मशीनरी बनेगी, और वही टूल्स इक्विपमेंट्स मशीनरी जो है जब वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करे जाएंगे तो वो एग्रीकल्चर को एक तरीके से मॉडर्न बना रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट नौकरियां भी प्रोवाइड करती है, तो लोगों की जो निर्भरता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसको रिड्यूस करती है। अब लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स कि गरीबी जो है उसको भी कम करेगी, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करेगी और पॉवर्टी को भी कम करेगी कंट्री से, क्योंकि नौकरियां प्रोवाइड कर रही है। अलॉन्ग विद दैट बच्चों अगर आप इंडस्ट्रीज जो है अगर किसी ट्राइबल या बैकवर्ड एरियाज में किसी इंडस्ट्री को खोलते हो तो वो रीजन भी डेवलप होता है, तो रीजनल डिस्पैरिटी को भी कम करती है, जो एक असमानता है उसको भी कम करती है ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज को अगर खोला जाएगा। साथ ही में जब आप अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करोगे, दूसरे देशों में भिजवाओगे, तो उससे आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, बहुत सारी फॉरेन करेंसी भी आएगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो भी कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है बच्चों अगर आप कॉटन से कपड़ा बना रहे हो तो कॉटन की तो उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब कपड़ा बन के तैयार हुआ है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, वो हमेशा ज्यादा वैल्यू का होता है। तो जो भी कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, वो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंट्रीज ज्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं। एंड इंडिया की प्रॉस्पेरिटी इसी चीज में पाई जाएगी जब इंडिया जो है अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाए, जितनी जल्दी कर सकती है उतनी जल्दी करे, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी 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 क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है फ्रॉम द चैप्टर resources and development. All right, yes, this is the chapter. Chapter is resources and development. देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल दैट इज फाउंड इन इंडिया। एलुवियल सॉइल जो है बच्चों, एलुवियल मिट्टी जो है उसके फीचर्स बताने हैं। तो देखिए एलुवियल सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स पे फैला हुआ है और ये बनता है 3 हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम से, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है और इसको भांगर खादर के बेसिस पे क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। भांगर जो है वो मिट्टी होती है जो पुरानी फॉर्म हो रखी है, और खादर जो है जो बार बार रेन्यू होती है ना, हमारे फ्लड प्लेन्स में। उसके बाद इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीजें पाई जाती है। तो 3 ही बताने थे फीचर्स, हमने 4 बता दिया, आप कोई भी 3 लिखना। अगर 3 पूछे तो 3 ही लिखना। यहाँ पर भी 3 पूछे हैं। ब्लैक सॉइल के फीचर्स, तो ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसी के साथ बच्चों यहाँ पर लिखा है कि ब्लैक सॉइल जो है मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, इन सब में रिच होता है, मतलब ये सारे मिनरल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत ज्यादा आइडियल है टू ग्रो द कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप की खेती ज्यादातर ब्लैक सॉइल में ही होती है, तो इस वजह से इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल इन द डेक्कन ट्रैप। कहाँ पे पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप के रीजन में पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर। एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो लावा फ्लो से ही जो है ये मिट्टी बनी है, इसका जो रंग है काला रंग उस लावा फ्लो से ही आया है। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। प्लस बच्चों आप मेरे को कमेंट्स में ये भी बताएंगे कि ब्लैक सॉइल में किस चीज की कमी होती है, कौन सा कंटेंट है जो कि ब्लैक सॉइल में कम पाया जाता है या पाया नहीं जाता, बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर लिखा है ओ हो, तो ये वाला बच्चों क्वेश्चन आ गया है फ्रॉम द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, और यहां पे मैं लिख देती हूं दिस इज फ्रॉम द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। और जरा फटाफट से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2019 का है, पेपर से आया है सीधा, और यहां पूछा गया है कि डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स, वो डैम्स जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमने जो है फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए थे,
उन्होंने तो फ्लड को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, तो हमें जो है इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, हमें जो है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। अब होता क्या है ना बच्चों कि जब डैम बनता है तो डैम के जो बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर है वहां पर सेडिमेंटेशन हो जाता है, वहां पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी जम जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप डैम का गेट खोलते हो तो पानी ना छोटे से एरिया में से बहकर तेजी से निकलता है। अब जब वो इतने तेज फ्लो के साथ निकलता है तो उससे फ्लड आने का खतरा होता है, तो सेडिमेंटेशन हो जाती है इन द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। बड़े डैम्स जो हैं अनसक्सेसफुल हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम पर। जब सडनली पानी को रिलीज करा जाता है डैम से तो उससे डेवस्टेशन यानी कि बहुत डिस्ट्रक्शन और फ्लड की संभावना रहती है। तो हमने वैसे इनको कंस्ट्रक्ट तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया था, सोचा तो यही था, लेकिन इनसे जो है ट्रिगर हो गए, फ्लड उल्टा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन द वेरियस वेज। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो बच्चों, ये भी 2019 का क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाला टॉपिक है ना, जहां एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन ये सब पढ़ते हो। और वहां पर ही एक टॉपिक ये भी है कि इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम लोग कम कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जो है पानी को जो पानी प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हो उसको कम करो, उसको रीयूज करो, ठीक है, वेस्ट मत करो। साथ ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू करो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट हॉट वाटर को पहले ट्रीट करो, उसके जो एफ्लुएंट्स है, जो पोल्यूटेंट्स है उसको पहले ट्रीट करो, फिर उसको पानी में बहाओ, ठीक है, फिर उसको रिवर पॉन्ड में बहाओ। उसके बाद ग्राउंड वाटर को कम करो यूज करना, रेगुलेट करो, मतलब कम से कम हो सके उतना यूज करो। साथ ही में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए इंडस्ट्रियल साइट पे। यार यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट वाली है ना, और उसी के साथ हाँ मतलब वो सब भी आ सकता है हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर। वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है उस चीज के लिए। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर एग्रीकल्चर चैप्टर से कि एग्रीकल्चर को बैकबोन क्यों बोला जाता है। तो देखिए क्योंकि यार ये वाला पॉइंट ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि इट्स शेयर इन द जीडीपी हाई, दिस इज फॉल्स। एग्रीकल्चरल सेक्टर का जीडीपी में शेयर हाई नहीं है, ये तो बात हम सभी को पता है, तो एक गलत स्टेटमेंट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, डेफिनेटली बहुत से लोग इस पे निर्भर हैं, काम करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में बिकॉज दे हैव नोवेयर एल्स टू गो। साथ ही में सस्टेनेंस, अपने गुजारे के लिए लोग निर्भर हैं। यार लोग जो काम कर रहे हैं वो तो निर्भर है ही, हम लोग भी तो निर्भर हैं एग्रीकल्चर पे, वहीं से तो खाना बन रहा है, वहीं से खाना प्रोड्यूस हो रहा है। सो रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर को भी मिलता है, ट्रेड भी इंप्रूव होता है, सर्विस सेक्टर भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है, बहुत सारा सर्विस सेक्टर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे निर्भर है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, जो है बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस फैसिलिटीज की बात करें, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। स्टोरेज फैसिलिटी की बात करो तो सर्विस सेक्टर भी निर्भर है। अलॉन्ग विद दैट फूड रिक्वायरमेंट के लिए तो हम लोग भी निर्भर है ना खेती पर। Common people are also dependent on agriculture for that. So that is why it is known as the backbone of the Indian economy. ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब एनी 3 डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। और मेरे हिसाब से वाटर रिसोर्सेज का ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, तो यहाँ ध्यान से हम लोग देख लेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो कि भारत में प्रैक्टिस करे जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर गुल्स और कुल्स की बात करिए, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों में। तो हमारे हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स में लोगों ने डाइवर्जन चैनल जैसे कि गुल्स और कुल्स को बिल्ड करा है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे पहाड़ है, इसके ऊपर जो है ऐसे चैनल से बना दिए जाते हैं, ऐसे गड्ढा से खोद दिया जाता है, पानी स्टोर करके रख लिया जाता है, बाद में इसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है। बंगाल के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फ्लड प्लेन वाला इलाका होता है, जो बाढ़ आने वाला इलाका होता है, वहां पर हम इनंडेशन कैनाल्स छोटे छोटे से गड्ढे से बना देते हैं। फिर उन गड्ढों में जब बाढ़ आती है तो रिवर का पानी दूर तक जाता है, तो उन इनंडेशन कैनाल्स में पानी जम जाता है। फिर उसी पानी से जो जमा होता है पानी, उसी को ही आप फील्ड्स को, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हो, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए यूज करते हो। साथ ही में फिर बोला जा रहा है कि जो एरिड सेमी एरिड रीजन्स हैं, राजस्थान के जो सूखे हुए इलाके हैं, वहां पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स को ही रूम फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा गया, ताकि वहां पे पानी को, अच्छा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खादिन्स एंड जोहाड्स, है ना। तो इस तरीके से जैसे ये फील्ड है, तो आपने इस फील्ड में क्या करा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर जम रहा है, एक दीवार सी बना दी, ऐसे दीवार सी बना दी
कि यहाँ पर जो है टब सा, यहाँ पानी रहता रहेगा, पानी जमा हो जाएगा, पानी जो है फिर बाद में सॉइल के अंदर जो है इससे सीप हो जाएगा एंड उससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी तो होता नहीं है। दैट इज वाई एक तरीका ढूंढा है कि जैसे ऐसे एक दीवार सी बना दो, पानी यहाँ टब की तरह, उसमें पूल की तरह भर जाएगा एंड पानी जो है वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर वो सॉइल को ही और ज्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, आपके फील्ड को और ज्यादा फर्टाइल बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आया है हमारे चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, और यहां पर जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, इसको देख लीजिए क्या है। मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच द मिनरल्स अकर, अलग अलग टाइप जिसमें मिनरल्स अकर करते हैं, किन अलग अलग टाइप्स में मिनरल्स अकर करते हैं, यहां पर उसी की बात की जा रही है। यहां पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले बच्चों, मिनरल्स का अकरेंस है इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स। पतली अकरेंसेस को वेन्स बोला जाता है, जो थोड़ी मोटे अकरेंसेस होती है उनको लोड्स बोला जाता है। तो देखो, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स में अकर करते हैं। एंड ये जो स्मॉलर अकरेंसेस, जो पतली अकरेंसेस है उनको वेन्स बोला जाता है। जो थोड़ी बड़ी अकरेंसेस होती हैं उनको जो है, जैसे टिन, कॉपर, जिंक वगैरह, लेड, फाउंड इन लोड्स एंड वेन्स, ठीक है। बड़ी अकरेंसेस को लोड्स बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक फॉर्म ऑफ अकरेंस है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जब हम देखते हैं मिनरल सेडिमेंट्री रॉक्स में है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं बेड्स और लेयर्स में। कहाँ पे पाए जाते हैं? बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं। डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा, तो जैसे आपकी जमीन है, उस जमीन के नीचे रॉक है, यहाँ पर ऐसे बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रैट होल माइनिंग करके इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कुछ। अच्छा, एक और यहाँ पे इवेपोरेशन भी एक अलग है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स जो हैं इवेपोरेशन के थ्रू भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे जिप्सम, पोटैश और सॉल्ट। नमक को इवेपोरेशन के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अकरेंस यहाँ पर आता है डीकॉम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स लीविंग रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, बॉक्साइट, इसी तरीके से पाया जाता है। तो जब आपके रॉक्स डिकम्पोज होते हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका, है ना, और फिर हवा से उड़कर इधर उधर बिखरते हैं, तो मिनरल्स जो है एक तरीके से सरफेस के ऊपर रह जाते हैं, जमीन के ऊपर रह जाते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। एंड ये जो है एक और तरीका है जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं डीकॉम्पोजिशन के फॉर्म में। फिर आता है प्लेसर डिपॉजिट्स। कुछ मिनरल्स जो हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स की तरह आकर करते हैं इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। तो हिल्स के बेस पर, जैसे वैली फ्लोर्स जो हैं इधर हिल्स के बेस पे बहुत से मिनरल्स ऐसे आकर करते हैं। ये कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं बच्चों जो कि पानी से करोड नहीं होते, पानी से इन पे जंग नहीं लगता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, इसका कुछ एग्जांपल है। दे आर प्लेसर डिपॉजिट्स, इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोला जाता है। एंड ये मिनरल्स जो हैं दे आर नॉट करोडेड बाय वाटर, नॉट करोडेड बाय वाटर, पानी इन पे जंग नहीं लगा पाता है। उसके बाद आता है ओशन वाटर। ओशन वाटर के अंदर आपका कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये सारे के सारे डिराइव करे जाते हैं फ्रॉम द ओशन वाटर। ओशन बेड्स आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स। ओशन बेड्स में मैंगनीज नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उसी के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओशन वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे, अच्छा, ओशन बेड और ओशन वाटर में डिफरेंस है। ओशन वाटर मतलब ओशन का पानी, पानी में से सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड ये सब आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन ओशन बेड होता है जो ओशन के नीचे जाकर जो बेड मौजूद है, उस बेड पर आपको जो है मैंगनीज नोड्यूल्स पाए जाएंगे। तो ये थे अलग अलग अकरेंस के फॉर्म जो कि मिनरल्स जिसमें अकर करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से यहां पर आता है, दैट इज हाउ इज द माइनिंग एक्टिविटी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। यार, माइनिंग करने से प्रकृति पे क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? माइनिंग करने से हमारे जो माइनर्स हैं उनकी हेल्थ पे, उनकी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये दोनों ही प्रभाव हमको यहाँ पर बताने होंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द miners. So the dust and the noxious fumes inhaled by the miners make them vulnerable to pulmonary diseases. जो धूल उड़ती है, जो धूल मिट्टी उड़ती है, जो नॉक्शियस फ्यूम, टॉक्सिक फ्यूम्स उड़ती हैं, जो कि माइनर्स इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो इससे ना उनको पल्मोनरी डिसीजेस का खतरा आ सकता है। पल्मोनरी डिसीजेस का मतलब है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, inundation, fires in the coal mines are also a constant threat to the miners. माइन रूफ का गिर जाना काम करते करते, या फिर आग लग जाना जहां माइनिंग कर रहे हो, या फिर बाढ़ आ जाना, इनंडेशन का मतलब है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट थ्रेट रहता है माइनर के ऊपर, बहुत खतरा रहता है उनकी जान पर। दूसरी चीज है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट पे भी तो बुरा प्रभाव पड़ता है माइनिंग करने का।
आप जहां पर माइनिंग करते हैं वहां पे वाटर जो रिसोर्सेज हैं, पानी जो है, वाटर बॉडीज जो है वो पोल्यूट हो सकती हैं, कंटामिनेट हो जाती हैं। स्लरी को जब आप लिक्विड वेस्ट जो सेमी लिक्विड वेस्ट होता है उसे डंप करते हो तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है, सॉइल डिग्रेड होता है, स्ट्रीम रिवर पोल्यूशन बढ़ता है। साथ ही में सेफ्टी रेगुलेशंस हमें चाहिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट, उनको लागू करने की जरूरत है, एनवायरमेंटल लॉज की, और ये सारी चीजें जरूरी हैं ताकि माइनिंग जो है एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए। माइनिंग को क्या बोला जाता है बच्चों, किलर इंडस्ट्री। किलर इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज अनसेफ फॉर द माइनर एंड ऑल्सो फॉर द इन्वायरमेंट। दोनों के लिए घातक है, दोनों के लिए खतरनाक है। तो अगर आप चाहते हो कि माइनिंग इंडस्ट्री किलर इंडस्ट्री ना बने या ना रहे तो उसके लिए आपके जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको जो है इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, सेफ्टी रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है, प्रकृति को भी बचाने के लिए और लोगों की सेहत को भी बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया है यहां पर। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। सभी को पता है कि यहाँ पे कोल की बात हो रही है, तो कोल हमारा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद फॉसिल फ्यूल है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स की बात करनी है। तो सबसे पहले आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हार्डेस्ट क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल है, सबसे ज्यादा बेहतर क्वालिटी का हार्ड कोल है। इसमें 80% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट मौजूद है, मतलब बहुत अच्छे से जल जाता है और स्मोक भी कम होती है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है। फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस अब एक ऐसा कोल है जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम जब होता है तो सबसे ज्यादा बिटुमिनस का इस्तेमाल होता है। तो मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 60 से 80% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, अच्छा खासा कार्बन कंटेंट है। मेटलर्जिकल कोल भी एक बिटुमिनस कोल का ही प्रकार है, हाई क्वालिटी का बिटुमिनस कोल है, और इस मेटलर्जिकल कोल का इस्तेमाल होता है आयरन स्मेल्ट करने में इन द ब्लास्ट फर्नेसेस। यानी कि जब हम आयरन ओर को पिघलाते हैं भट्टी में, है ना, तो तब जो है बच्चों इस कोयले का इस्तेमाल करा जाता है। कौन सा, मेटलर्जिकल कोल विच इज अ हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। नाउ द थर्ड इज लिग्नाइट। अब लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, एक थोड़ी गंदी क्वालिटी का ब्राउन भूरा कोयला हम इसको बोल सकते हैं। सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है पीट। पीट के अंदर लो कार्बन कंटेंट, हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी एंड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। तो हम लोग देखते हैं कि पीट जो है इसमें कार्बन कंटेंट काफी कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। अब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है, दैट एक्चुअली मीन्स कि इसको जलाने में बहुत दिक्कतें होंगी। लो हीटिंग कैपेसिटी भी काफी कम है और बहुत ज्यादा स्मोक इससे आती है जब आप इसको जलाते हैं, बहुत ज्यादा स्मोक पैदा करता है। तो इट इज अ लो क्वालिटी, द लोएस्ट क्वालिटी कोल। ऑल राइट, नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन यहां पर आया है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाई आर शुगर मिल्स शिफ्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, एस्पेशली इन, कौन से स्टेट में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, स्पेशली वहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है शुगर मिल्स का। तो देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि इस एरिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या फिर सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जो शुगर केन प्रोड्यूस होती है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है। सुक्रोज कंटेंट क्या होता है, मिठास। तो यहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस होती है उसमें मिठास ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो भी काफी फेवरेबल है फॉर आवर शुगर केन टू ग्रो। कूलर क्लाइमेट है, इससे जो है एक लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन है, ज्यादा टाइम तक शुगर केन उग पाती है, ज्यादा टाइम तक क्रशिंग सीजन, जब आप उसको क्रश करते हो वो भी ज्यादा टाइम तक रह पाता है सीजन। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काफी सक्सेसफुल है। कोऑपरेटिव का मतलब है बच्चों, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर जो इंसान खेती कर रहा है रॉ मटेरियल की, वही इंसान उस इंडस्ट्री को भी ओन कर रहा है। तो जो लोग शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं वही लोग शुगर मिल्स को भी ओन कर रहे हैं, उस तरीके से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ काफी सक्सेसफुल है इन स्टेट्स में, एंड इसी वजह से क्योंकि शुगर इंडस्ट्री सीजनल है तो इस कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। यील्ड पर हेक्टर इज ऑल्सो हायर, यील्ड पर हेक्टर जो उपज आती है पर हेक्टर लैंड एरिया में वो भी यहाँ ज्यादा आती है। तो इन सभी रीजंस की वजह से शुगर मिल्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट होते हुए हमें दिख रहे हैं इन द वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र, सदर्न एंड वेस्टर्न एंड सदर्न, वही बात है। Alright, next question is why are most of the iron and steel industries concentrated in and around the Chota Nagpur Plateau? Give reasons. पहले ना एक टॉपिक था इंडस्ट्रियल लोकेशन का, वहां पर ही बता देते थे कि कोई भी इंडस्ट्री किसी जगह पर लोकेटेड क्यों होती है, बट अभी वो टॉपिक हटा दिया है, पता नहीं क्यों हटा दिया है। बात वही है पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन वो टॉपिक को अब हटा दिया गया है। तो यार देखो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को छोटा नागपुर रीजन में ही क्यों कॉन्सेंट्रेट करा जाता है, वहीं क्यों बनाया जाता है, वहीं पे क्यों होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? इसके पीछे रीजन ये है
क्योंकि यहाँ पे जो आयरन ओर है वो एक लो कॉस्ट आयरन ओर आपको मिल जाता है। तो जो रॉ मटेरियल चाहिए चीपली आपको मिल रहा है। चीपली क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? रॉ मटेरियल। आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए आपको आयरन और चाहिए, आयरन और यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादातर इसके डिपॉजिट्स यहीं पे पाए जाते हैं, तो आपको चीप रॉ मटेरियल मिल रहा है। दैट इज द रीजन कि यहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है। सेकेंड थिंग इज हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास ही में अच्छी क्वालिटी का हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल रहा है, चीप लेबर भी मिल रही है ना। तो आसपास जो रीजन है, ओडिशा है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, चीप, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि इतने सारे, तो सस्ते में लेबर भी मिल जाएगी। साथ ही में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट में, तो यहाँ पर आप जो है उसको बेच भी सकते हो दूसरी इंडस्ट्रीज को, काफी ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, अच्छी खासी मार्केट मौजूद है। एंड अलॉन्ग विद दैट अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है मार्केट और कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने का। तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोग ये देख पाते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो हमारे छोटा नागपुर प्लेटो रीजन के आसपास ही कॉन्सेंट्रेटेड हमको दिखती है और वहीं पर पाई जाती है। ऑल राइट, अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन आ गया है फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और क्वेश्चन पढ़ लो। 2011, 2012, 2014 तीनों सालों ये क्वेश्चन आया है। क्या ऐसा क्वेश्चन है देखते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आपने जो इतने गलत तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट बिना शोषण करे रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल करा है ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो यार देखिए यहाँ पर ना आपको ये वाले 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो हमने पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, कि हमने क्या करा है, कुछ ही इंडिविजुअल्स की ग्रीड को, लालच को सेटिस्फाई करने के लिए जो डिप्लीशन है उसको कंटिन्यू करा है। साथ ही में ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, अब क्या सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादातर रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एंड दैट इज व्हाई सोसाइटी डिवाइड हो गई है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं जो अमीर हैं, लेकिन गरीबों के पास उतने रिसोर्सेज है नहीं, तो डिवाइड हो गए। एक तो ग्रीड को सेटिस्फाई करा, कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करा, जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन हो गया, रिसोर्सेज कम होते गए। दूसरी चीज है एक्यूमुलेट हो गए रिसोर्सेज अमीरों के हाथ में, जिन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट करा, तो उन अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते गए, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, तो गैप बढ़ गया। साथ ही में एक इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत बुरे तरीके से है ना, बिना शोषण करे आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, लाइक दी ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एक ग्लोबल क्राइसिस आ गया है जहां पर आपकी जो ओजोन लेयर है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, वो कम होती जा रही है, लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि मतलब कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं ड्यू टू दिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ resources. Now next question is also from the chapter resources and development. arid soil के बारे में पूछा गया है, 2014 का क्वेश्चन है। arid soil सभी को पता है लाल से भूरे रंग का होता है, जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में, जब आप उसको फील करोगे तो रेतीला सा आपको लगेगा, क्योंकि और सिलाइन यानी कि नमकीन भी होगा, क्योंकि कहाँ पाया जाता है ये, राजस्थान वाले जो एरिड एरियाज हैं, एरिड एरियाज सूखे इलाके, वहां पर ड्राई क्लाइमेट में पाया जाता है, हाई टेम्परेचर यहाँ होता है, दैट इज वाई इवेपोरेशन बहुत जल्दी होती है, एंड दैट इज वाई सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है। लोअर हराइजन जो निचला हिस्सा है सॉइल का, यहाँ पे कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे सॉइल की, वहां पर कैल्शियम कंटेंट और बढ़ता जाता है। तो जब कैल्शियम कंटेंट बढ़ता है तो कंकड़ डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसके लोअर हराइजन में। ऑल राइट, अगेन बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है 15 में, 14 में, 12 में। क्वेश्चन ये है कि 3 मेजर्स लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, जमीन तो खराब हो गई, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कोई भी 3 मेजर्स बताने हैं, या फिर देखो एक अलग तरीके से भी पूछा गया 3 स्टेप्स टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा था, तो अब हम उल्टा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ऑफ आर ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग, हाँ, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड हुआ, तो अब क्या करनी पड़ेगी, हमें ग्रेजिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो उल्टा करेंगे, जो दिक्कत जिस वजह से हो रही थी अब उसका उल्टा करने की जरूरत है, तो एफॉरेस्टेशन करेंगे और ग्रेजिंग को भी प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स भी लगाएंगे बच्चों हम, जैसे उस पूरे इलाके के आसपास पेड़ पौधे लगा देंगे,
और ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करेंगे, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे थॉर्नी बुशेस उगाकर, वेस्ट लैंड को मैनेज करेंगे, मिक्सिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, उनको भी ट्रीट करने के बाद ही उनको डिस्चार्ज करेंगे ताकि हम लोग अपने लैंड और वाटर डिग्रेडेशन हर चीज को रोक सके। एंड ये कुछ मेथड्स हैं टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। ऑल राइट, क्वेश्चंस है कि खत्म? यस, खत्म हो गए हैं क्वेश्चंस। तो ये बच्चों कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2023 एंड 2024। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हर चीज हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपसे बीच बीच में पूछा है उनके आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स बहुत है नजदीक और इस बारी फोड़ देंगे, ठीक है? तो चलिए इसी बात के साथ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।